कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दुर्मुख खरगोश को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 21 दुर्मुख खरगोश। इस पाठ में लेखिका एक पशु पक्षी प्रेमी है। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी पाले हैं। उनके विषय में बड़े कालांतर संस्मरण भी उन्होंने लिखे हैं। वो एक घटना यहाँ पर लिखी गई है, एक संस्मरण यहाँ पर लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख दुर्वासा जैसी संज्ञाओं तक का भार संभालने वाला एक कोमल प्राणी खरगोश था। लेकिन यथार्थ कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का लड़ाकू नाम रख दिया था। माली जो था उसने उसका नाम लड़ाकू खरगोश रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखने यानी काट खाने वाले स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना शुरू कर दिया। मैंने उसकी अकारण क्रोधी प्रवृत्ति के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से सजा दिया, यानी उस खरगोश के तरह तरह के नाम रख दिए गए। माली उसे लड़ाकू कहता था, शिष्याएं उसको कटकने स्वभाव का कहती थी, दुर्मुख कहती थी, और इन्होंने दुर्वासा उन्हें कहना शुरू कर दिया। लड़ाकू नाम के लिए तो किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन दुर्मुख और दुर्वासा जैसे पौराणिक नामों का ऐसा दुरुपयोग अवश्य ही चिंतनीय कहा जाएगा। दुर्मुख से तो मैं स्वयं भी रुष्ट हूं, यानी मैं खुद भी परेशान है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुप्तचर था और रजक द्वारा सीता संबंधी अपहरण की बात राम से कहकर उसने सीता निर्वासन की भूमिका घटित कर दी थी। कौन था जिसने यह कार्य किया? राजा अपने शत्रु राजाओं के क्रियाकलापों की जानकारी के लिए गुप्तचर रखा करते थे। प्रजा के प्रत्येक घर में दंपति की रहस्य वार्ता जानने के लिए भी, और यह तो सर्वविदित है, यानी सबको पता है कि पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे से न जाने क्या क्या कहते हैं। फिर क्रोध का यानी गुस्से का आवेश समाप्त हो जाता है तो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अजी जाने दो, वह क्रोध था, मैं बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया, ये सब बातें होने लगती हैं। कहकर परस्पर एक दूसरे से भी क्षमा यानी सॉरी मांग लेते हैं। प्रयोग गृह स्वामी अपने गृह का राजा और उसकी पत्नी रानी होती है। कोई गुप्तचर चाहे देश के राजा का ही क्यों ना हो, यदि उसकी निजी वार्ता खुद की बात सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनाधिकार दुष्टाचरण भी कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने कर्तव्य से भिन्न कार्य कर रहा होता है। इससे स्पष्ट है कि मैंने पहने दांतों के दुरुपयोग पटु खरगोश का नाम दुर्मुख रखकर भी हमने राम के दुष्ट गुप्तचर का कोई अपमान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इतना गलत कार्य किया था। लेकिन महर्षि दुर्वासा के नाम पर ऐसा घृष्टतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे उनकी रुद्र स्मृति से बराबर क्षमा याचना करनी पड़ी। वे महर्षि निर्वाण को प्राप्त होकर निर्वाकार ब्रह्म में क्रोध की तरंग उठा रहे हैं या किसी अन्य लोकवासियों में शाप से कंपायमान कर रहे हैं, यह जान लेने का कोई साधन नहीं है। संभवतः अंत दृष्टि से यह जान लेने की उपरांत उस शशक यानी खरगोश की क्रोधी प्रवृत्ति को व्यक्त करने का सामर्थ्य केवल
उन्हीं के नाम में निहित है। मुझे उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, अन्यथा मेरी दृष्टता अब तक शाप मुक्त न रहती। उस शशक दुर्वासा की प्रवृत्ति एक दुर्योग ही कही जाएगी। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसी अपना घर बना रखा था। शाम होते ही गृहिणी उस सुरंग के दरवाजे पर रखी डलिया जो होती है वो हटाकर उस पर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग के द्वार मूंदना यानी बंद करना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली मार्जरी ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को शत विशत कर डाला, यानी उसे नुकसान कर दिया। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों में बीच छुपा रहने के कारण जीवित बच गया, बाकी सब मारे गए। इतने छोटे जीव को पालने की जो समस्या थी, उसका समाधान हमारे माली ने मेरे घर लाकर कर दिया। खरगोश स्तनपायी जीव है, अतः बच्चे को रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर बड़े यत्न किए गए। अब वो माँ का दूध ना पी पा रहा था, उसे माँ नहीं मिली, तो वो बत्तियों से दूध पिला पिलाकर उसका जीवन बचा रही थी। रहता वह मेरे कमरे में ही था। उसके बैठने और सोने के लिए एक मचिया पर रुईदार गद्दी बिछा दी थी, पर वह प्राय मेरे तकिए के पास ही सो जाया करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसका गुस्सेला स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का हैरानी और चिंता का कारण बन रहा था। वस्तुतः मतलब सामान्यतः आमतौर पर खरगोश बहुत निरीह जीव है। दांत होने पर भी वह किसी को काटते नहीं है। पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता और खरोचता नहीं है। भय उसका स्थायी भाव है, यानी वो डरा डरा सहमा सहमा रहता है। नवपालित शशक हमारी धाराओं के सर्वथा विपरीत था, यानी लेकिन ये खरगोश जो था वो ऐसा नहीं था। दूध भात देर से मिलने पर वह पंजे से कटोरी उलट देता था, यानी वो उनसे गुस्सा हो जाया करता था। देने वाले के हाथ में या हाथ पहुंचने से बाहर होने पर पैर में अपने नन्हे और पैने दांतों को वो चुबा दिया करता और कमरे भर में दौड़ दौड़ कर जो कुछ उसकी पहुंच में होता उसे फेंकता उलटता हुआ घूमता था। यानी वो इतना क्रोधी स्वभाव का खरगोश था। खाने के देरी हो जाने पर वो सब नुकसान कर देता था, काट खाता था। उसके भय से, डर से छिपकली क्या कोई और कीट पतंगे भी कमरे से दूर रहा करते थे। वह अन्य खरगोशों के समान प्रियदर्शन था, लेकिन एक विशेषता के साथ। कुछ बड़े बड़े सघन यानी घने, कोमल और चमकीले फर के रोमों, यानी उसके बाल जो थे वो बड़े बड़े थे, कोमल थे, चमकीले रोमों पर उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ उसकी छोटी और सुंदर और पंजे स्वस्थ थे, जिनसे वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। कान उसके विलायती खरगोश यानी विदेशी खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, किंतु उसकी सुडौलता और सीधे खड़े रहने में विशेष मोहक सौंदर्य था। कान उसके सीधे खड़े थे और बहुत सुंदर लगा करते थे। विशेषता यह थी कि एक कान काला और एक कान उसका सफेद था। काले कान के ओर की आंख काली और सफेद कान की ओर की आंख जो थी उसकी वह सफेद थी। सामान्यतः सफेद खरगोश की आंखें लाल और काले या चितकबरों की काली होती हैं, लेकिन इस खरगोश की दोनों आंखें अपने दो भिन्न रंग में उसे नियम और अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो दो अलग अलग खरगोशों का आधा शरीर इसके साथ में जोड़कर बना दिया है, और आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी वाला जो चमकीला रत्न होता है वो लगा दिया गया है। स्वजाति यानी अपनी स्वयं की जाति की
सतर्कता और आतंकित मुद्रा का उसमें सर्वथा अभाव था, यानी उसमें इस बात की कमी थी। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे हुए थे जो अपने आप से बंद होते हैं, और खिड़कियों में भी जाली थी। अचानक किसी कुत्ते बिल्ली के भीतर यानी अंदर आ जाने की संभावना नहीं रहा करती थी, लेकिन जाली के बाहर तो वे प्राय मेरी प्रतीक्षा में खड़े ही हो जाते थे। खरगोश न भागता था और न ही छुपने का प्रयत्न करता था, और क्या करता था, जाली के पास आकर क्रोधित यानी गुस्से की मुद्रा में अपनी दोनों काली लाल आंखों से उन्हें घूरता रहता था, यानी वो इतना गुस्सैला था। बिल्ली यदि जाली पर खिड़की पर आकर बैठ जाती तो वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुंह से विचित्र को क्रोध भरा स्वर निकालता था, यानी वो अंदर से गुस्सा जाहिर करता था। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षी का निर्वासन ही मिल गया था। इसी से जब वह कुछ बड़ा हष्टपुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली वाले घर में पहुंचाना सही समझा। अब वो बड़ा हो चुका था छोटे से। वहां आधा फर्श सीमेंट है और आधा कच्ची मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जो जीव होते हैं वो मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं और उसमें वो बहुत खुश रहते हैं। पिंजरे या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीवन का स्वाभाविक विकास और उल्लास रुक जाता है। पिंजरे में उन्हें रखने से उन्हें खुशी नहीं मिलती, जितना उनका विकास होना चाहिए वो उतना विकास नहीं कर पाते। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग जैसा घर बना लिया, और उस निर्माण कार्य में अवकाश मिलते ही जाली घर के अन्य निर्वासियों को युद्ध देही करना आरंभ कर दिया, यानी लड़ना झगड़ना। उसके झपटने और काटने की वजह से कबूतर, मोर का दाना चुगने के लिए नीचे आना अब मुश्किल हो गया। वे अब तक अपने अंडों और झूलों पर बैठे रहते थे, जब तक दुर्मुख अपने भोजन से तृप्त होकर सुरंग घर में विश्राम करने के लिए नहीं चला जाता। जब वो घर जाता था तभी वो लोग आते थे, अदरवाइज अन्यथा वो नहीं आया करते थे। कभी कभी तो सुरंग में भी जब उसे अपने प्रतिद्वंदी के नीचे उतरने की आहट मिलती थी, यानी उसे लगता था कि कोई नीचे आ गया है, तब वो अचानक उन पर हमला आक्रमण कर देता था। किसी की गर्दन और किसी के पैरों में अपने पैने दांतों को वो चुबा देता था, और वे आर्त स्वर में कोलाहल करते हुए उड़ जाते थे। अब उन्हें चोट लगती थी तो वो परेशान होकर बेचारे उड़ जाया करते थे। आखिर में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण शायद उसका स्वजाति शून्य अकेलापन है, अब क्या लगता था कि वो अकेला खरगोश है, इस वजह से शायद वह गुस्सैला है। नखास खोलों में बड़े मियाँ के एक शशक बधू खरीद लाई, यानी एक फीमेल खरगोश को ले आई, मादा खरगोश। वह हिमखंड जैसी चमकीली, शुभ्रा और लाल विद्रुम जैसे सुंदर आंखों वाली थी। इसी से हम उसे हिमानी कहने लगे। वह पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के जैसा व्यवहार करेगा भ्रांत सिद्धि हुई, यानी गलत साबित हुई। अपनी काली लाल आंखों में मानो धूम और ज्वाला मिलाकर अग्नि दृष्टि से उसने नवागता को देख, यानी नए आने वाले को देखकर फिर उससे उसने आक्रमण कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमने उस बेचारी को बचाया। अपने बिल ने तो दुर्मुख ने उसे घुसने ही नहीं दिया, और जब एक बार उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमानी ने उसके सुरंग में प्रवेश यानी घुसने का साहस किया, तो सुरंग के स्वामी ने
अचानक लौटकर उसके कानों से खींचते हुए उसे बाहर निकाल दिया। उसके सुंदर, कोमल और हिमशुभ्र कानों को कुतर कर उसको लहूलुहान कर दिया, मतलब उसमें उसके कानों से खून बहने लग गया। निरुपाया हिमानी ने जब दूसरा बिल खोदकर और उसमें कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया, तो दुर्मुख उस पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ने लग गया। फिर शीत के कुछ मास बीत जाने और बसंत ग्रीष्म के लंबे दिन लौट आने पर दुर्मुख की कला प्रियता में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लगा, यानी अब उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली, तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लासोत्सव की लहर बह गई, यानी अब खरगोश के जो मादा खरगोश थी उसे बच्चे हो गए। पर इस नवीन सृष्टि के आने के साथ ही दुर्मुख का अकारण क्रोधी प्रवृत्ति भी अपने संपूर्ण ध्वंसात्मक प्रवेश में लौट आई, यानी अब फिर से वो गुस्सा होने लग गया। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, तो किसी का कान कुतर डालता, किसी की पीठ में घाव कर देता। कदम के फूल से फूले वे कोमल बच्चे रक्त और रंग बिरंगे होते, यानी उनका खून निकल आता था। हिमानी भी अपने संतान की रक्षा की कोशिश में रोज ही घायल होने लग गई। कोई भी माँ हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। इसी तरीके से ये मादा खरगोश भी अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करती थी, तो वो भी उसकी चपेट में आकर लहूलुहान हो जाया करती थी। लॉरेक्सेन, महरम, नोबाल साफ पाउडर, रुई आदि की गंध से अशोक वृक्ष की छाल में मलती लता की से छाया चिड़ियाघर भी अस्पताल की याद दिलाने लग गया। एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शावकों की कोमल गर्दन अपने दांतों से इतनी शत विशत कर डाली कि वे बचाए न जा सके, यानी उनको मार दिया। स्थिति बहुत चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय कर लिया। बड़े जाली घर के पास एक छोटा जाली घर बनाकर उसमें दुर्मुख को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वह देख सबको सकता था, लेकिन उन पर हमला करने में वो नाकामयाब था। अपने निर्वासन में वह कुछ दिनों तक निष्फल क्रोध से छटपटाता रहा। फिर धरती खोदकर बिल बनाने में वह बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। बड़े जाली घर में जाने के लिए उसने ऐसे अव्यर्थ उपाय खोज निकाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। धरती के नीचे नुस्चे उसने इतनी लंबी एक सुरंग खोद डाली जो कि बड़े जाली घर के अंदर पहुंच गई, और इसी से वह बड़ी जालीगर घर में बिना रोक टोक के आने जाने लगा। माली ने बड़े जाली घर में खुलने वाले सुरंग के द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया, लेकिन इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना, हमला रोकना और भी कठिन था। वह नए नए दरवाजे बनाने लग गया और जालीघर को जब तब रण क्षेत्र में वह बदल देता था, कभी भी चाहता तो हमला कर देता था, लड़ाई करता था। उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर उसके भी बच्चे होने लगे, पर उनमें से न कोई दुर्मुख से लड़कर बल से जीत सका और न अपत्य स्नेह से उसका हृदय जीत सका। न तो कोई लड़ाई से जीता और न ही कोई प्यार से। यदि मरने मृत्यु उसे न जीत लेती, तो वह यह क्रम जो है वो लगातार ही उसका चलता रहता। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है और एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांत में चुभा हुआ है। सपोले के मुख की ओर का भाग उसके पंजे के नीचे था। प्राय खरगोश की गंध से सांप आ जाया करते हैं, क्योंकि वह अपने प्रिय खाद्यों में से एक है। खरगोश जो होते हैं वो सब सांपों का खाना होता है। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर अंदर घुस आया
क्योंकि बड़े सांप का तो उस जाली में प्रवेश करना मुश्किल था। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण उस पर झपट पड़ा होगा। वह जालीगर में बने चबूतरे पर भी चढ़ सकता था, जिस पर सांप न चढ़ पाता, और सुरंग से बड़े जाली घर में भी आ सकता था, जहां मोरी के कारण सांप न प्रवेश कर पाता। लेकिन उसकी चिर यानी हमेशा लड़ाई की प्रवृत्ति में भी पार्थिव रूप का से मारक विष नहीं रहता। इसी से बेचारा दुर्मुख सपोले को भी दशंत विष नहीं सह सका, परंतु मृत्यु से पहले उसने शत्रु को दो खंड करके अपना प्रतिरोध तो ले ही लिया था, यानी अब उसने उसे बदला तो ले ही लिया था। हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा है। इसे कम लोग जानते हैं। उसकी संतति तो अपने पूर्वज का इतिहास जानने की शक्ति नहीं रखती, लेकिन मेरे घर में उसकी विशेषताओं की चर्चा हमेशा होती रहती है। मेरे माली का आज भी निश्चित मत है, यानी निश्चित उसकी यह मानना है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की छाया तो नहीं थी भला कोई। माली कहता है कि हो सकता है शायद कोई पहलवान हो, उसकी परछाई इस खरगोश पर आ गई, तभी वो इतना लड़ाकू था। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।